बात करते हैं आगे ज्योग्राफिकल थॉट में संभववाद की पॉसिबिलिज्म। संभववाद इस विचारधारा के समर्थकों में बात करें, इस जो है उनको वोक्रेटिस कहा जाता है। निश्चयवाद के अनुसार क्या है, मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, सैंपल कहती है मानव मात्र मोम का पुतला। उस पर मंथन हुआ कि वे ऐसा कैसे कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। ठीक है, प्रकृति ने दिया, लेकिन उस पर अपने रहने के काबिल मकान बनाए, निवास बनाए, वो तो मानव ने बनाए। तो फिर भाई थोड़ा मंथन हुआ। अब मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण भी किया, तो मानव को सर्वोत्तम चयन किया, सुविधा अपने अनुसार चयन कर सकता है। तो संभववादी चिंतन के विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। बात करें प्रकृतिवादियों द्वारा प्राकृतिक परिवेश को सार्वभौमिक सत्ता को पूर्ण मान्यता देना, ये इस कारण से संभववादी आए। विश्व के कतिपय भागों में, जिसमें कि पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में यूरोप वासियों द्वारा एवं बाद में जापान द्वारा इस सदी के प्रारंभ से आश्चर्यजनक गति से विकास करना, सेंचुरी इन ए डिकेड, जापान की गति से विकास किया। संभववादी चिंतन को व्यवस्थित रूप देकर विकसित करने का श्रेय डी ब्लास का, फिर फेब्रे का, जीन ब्रुन्स का, किरचॉफ का, ईसा बोमेन का और फिर कार्ल सावर का। संभववादी चिंतन में है ये ब्लास, फेब्रे, जीन ब्रुन्स, किरचॉफ, ईसा बोमेन और कार्ल सावर। ठीक है, फेब्रे ने सर्वप्रथम मानव के विकास को पूर्ण महत्व देते हुए सक्षम भाषा में संभववाद एवं संभावना जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसे ही संभववाद का जनक भी कहा जाता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी, सीधी सी बात है, इसके लिए कई संभावनाएं नियत है, क्रियाशील है, इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना फेब्रे की रचना। इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना फेब्रे की रचना। मनुष्य एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वो सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में और उनके परिवर्तनशील भौगोलिक तत्वों की अभिव्यक्तियों के संबंध ढूंढने में योग देता है। विडाल डिला ब्लास की बात करें, ये जन्मदाता संभववाद का विडाल डिला ब्लास ने संभववादी चिंतन की तथ्यात्मक व्याख्या प्रदान कर उसमें प्राण फूके हैं। उसका चिंतन संभववादी होते हुए भी व्यवहारिक रहा। आप यूरोप में प्रादेशिक भूगोल के माने हुए विद्वान थे। नेचर इज नो मोर देन एडवाइजर, यानी प्रकृति सलाह देने के अलावा कुछ नहीं, एडवाइज़र की तरह, सलाहकार से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे मानव का ज्ञान, उच्च विचार और सामाजिक कार्यों का विकास होता है, वैसे वैसे तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। मानव भूगोल के सिद्धांत विडाल डिला ब्लास। वातावरण के कुछ तत्वों पर उसका मानव का नियंत्रण नहीं है तथा कुछ पर उसका नियंत्रण ठीक है मिलता है, कुछ पर नहीं, कुछ पर जरूर मिलता है। इस प्रकार मानव एक क्रियाशील भी है और निष्क्रिय भी है। मैन इज एट वंस बोथ एक्टिव एंड पैसिव। ब्रुन्स की बात करें, ब्रुन्स ने माना कि मानव भूतल पर निवास करता है और वो अपने परिवेश वातावरण में रहकर काम करता है, परंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि वातावरण का दास है। मानव पूर्णतः अकर्मणीय तभी होता है जब भौतिक विश्व प्रकृति उसे निष्प्राण कर देता है। वास्तव में वो जब तक जीवित है क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। डिमाजिया ने भूगोल को मानव कार्य तथा समाज के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन माना। उसने मानव द्वारा वातावरण में संशोधन पर बल दिया इन्होंने। ईसा बोमेन की बात करें, ईसा बोमेन ने बताया कि विकासशील मानव समय की प्रकृति और उसके स्वरूप को भौतिक परिवेश निश्चित नहीं करता। वातावरण के भौगोलिक तत्व शाब्दिक दृष्टि से संकुचित एवं विशेष अर्थ तक ही निश्चित है। मानव अपने प्रयासों से धरातल पर नवीन तत्वों के निर्माण की क्षमता रखता है। कार्ल सावर द एजेंसी ऑफ मैन ऑन अर्थ सरफेस। कार्ल सावर द एजेंसी ऑफ मैन ऑन अर्थ सरफेस। मानव ने प्राकृतिक भूतल को प्रारंभ से ही परिवर्तित किया है। विटबेक और थॉमस की बात करें, प्रकृति मनुष्य को कार्य करने के लिए आदेश प्रदान नहीं करती, वरन संभावनाएं प्रस्तुत करती है और ये संभावनाएं वैकल्पिक होती हैं, विकल्प देते हैं सिर्फ। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप की बात करें,
प्राकृतिक परिवेश जनित शक्ति के प्रभाव को सामान्य रूप से स्वीकार तो किया जा सकता है, परंतु संभववादी इससे पूर्णतः सहमत नहीं है कि परिवेश मानव को व्यापकता से सर्वत्र प्रभावित करता है। प्रकृति को सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है, परंतु वहाँ भी मानव के लिए संभावनाओं एवं चयन है। वहाँ पर भी आज रूस, अमेरिका एवं यूरोप के अधिकांश भूगोलवेत्ता के संघ इस तथ्य को स्वीकार कर चुके कि मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक दृश्य भूमि के अंग किसी भी प्रकार से परिवेश के तत्वों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ब्लास, प्रकृति केवल सलाहकार के रूप में कार्य करती है, ब्लास कहते हैं। मानव एक भौगोलिक शक्ति से किसी रूप में कम नहीं। भौगोलिक शक्ति में आवश्यकताएं कहीं नहीं होती, अपितु सर्वत्र संभावनाएं होती हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णायक होता है। इनके अनुसार बात करें, कहीं भी कोई अनिवार्यता नहीं है। इनके अनुसार कहीं भी कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावना का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णय करता है। संभववाद की आलोचना की बात करें, संभववाद की आलोचना। फेवरे संभववाद शब्द के जनक है। फेवरे, मानो चाहे जिस रूप में प्रयास कर ले वो परिवेश के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास कर ले। ब्रुन्स की बात करें, ब्रुन्स, वो शक्ति और साधन जो मनुष्य के पास हैं बहुत सीमित है। प्रकृति में उसे ऐसी सीमाएं दृष्टिगोचर होती है जिन्हें वो मानव पार नहीं कर सकता। वो अपने परिवेश में किंचित परिवर्तन कर सकता, परंतु उसे दबा नहीं सकता। कुमारी सैंपल क्या कहती है? कुमारी सैंपल, मानव अपने द्वारा प्रकृति विजय की डींगे हाँकता फिरता है, जबकि प्रकृति शांत रहकर भी नियंत्रण मानव पर निश्चित रूप से प्रभाव डालती है। बहुत डींगे हाँकते हैं अपन, लेकिन प्रकृति शांत रहकर भी प्रभाव डालती है। स्पेट क्या कहता है? स्पेट ने निकट संभववाद का पक्ष लिया। इस संभाव्यवाद का भी जिक्र भी जहाँ आएगा वहाँ भी स्पेट आता है, याद रखिएगा। प्रकृति द्वारा प्रस्तुत अनेक संभावना विकल्पों में से कुछ स्पष्ट और सरलता से उपलब्ध हैं। ऐसे विकल्प को ही इसने क्या कहा? निकट संभावनाएं कहा है, क्योंकि मानव सर्वप्रथम इन्हें ही अपनाता है, अन्यथा अन्य विकल्प उसके लिए महंगे हों, श्रम साध्य होंगे। इन महंगे होंगे उसके लिए। किरचॉफ की बात करें, आज के तकनीकी एवं वैज्ञानिक मानव के समक्ष प्रकृति मौन है। H.J. फ्लूअर, इन्होंने वातावरण की परंपरागत जलवायु और जैविक प्रदेशों के स्थान पर मानव सभ्यताओं एवं कौशल पर आधारित प्रदेशों में विश्व को विभक्त किया है। उसकी स्कीम में कुछ प्रदेशों के नाम प्रयास के प्रदेश, भूख के प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश हैं। H.H. बेरोज, मानव पारिस्थितिक विचारधारा के संस्थापक। संभाव्यतावाद, ये संभव्यता को विश्वास एवं क्रिया संचालन का आधार मानने वाली विचारधारा है। ये विचारधारा OH स्पेट की है। गोल्डन विजर की बात करें तो प्रकृति मानव संस्कृति के लिए अधिक से अधिक ईंट और गारा यानी निर्माण सामग्री है। गोल्डन गीजर क्या कहता है? गोल्डन विजर कहता है कि प्रकृति मानव संस्कृति के लिए अधिक से अधिक ईंट और गारा यानी निर्माण सामग्री ही प्रदान करती है। निर्माण सामग्री प्रदान करती है केवल, ना कोई कार्य योजना भी नहीं देती है। प्रकृति मनुष्य को नहीं बनाती नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आप को बनाने के लिए प्रकृति का इच्छानुसार प्रयोग करता है। ठीक है।